हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड को। ग्रेविटा इंडिया एक रीसाइक्लिंग सेक्टर की कंपनी है और रीसाइक्लिंग वेस्ट के अंदर पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर काफ़ी बड़ा एक बूम देखने को मिल रहा है। इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं सब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसमें से ग्रेविटा इंडिया भी है। इसको मैंने कवर किया था ऑलमोस्ट 15 महीने पहले। ये है जिसके अंदर 1 ईयर अगो उस टाइम पे मैंने 20 मिनट की वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि कंपनी किस तरीके से आगे ग्रो कर सकती है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं। क्योंकि देखो जो रीसाइक्लिंग कंपनीज़ होती हैं, इनके फंडामेंटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वेस्ट है ना, वो हमारे प्लैनेट पे बढ़ता जा रहा है। आप अगर देखोगे जैसे अभी बैटरी रिसाइक्लिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। टायर रिसाइक्लिंग बहुत फेमस है, जो गाड़ियों के टायर होते हैं, उसके अंदर एक कंपनी है टीना रबड़ करके, मैं आपको दिखाया था। उस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पे अगर आप टीना रबड़ का चार्ट देखोगे, तो आप देख सकते हो ये कंपनी का देखो ना स्टॉक का प्राइस क्या बढ़ा है यहाँ से। पीछे से अगर और पीछे देखोगे आप 3 ईयर के अंदर, तो इस कंपनी ने काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। सेम तरीके से अगर हम ग्रेविटा की बात करें, तो ग्रेविटा ने भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जब लास्ट टाइम जब मैंने ये वीडियो बनाया था इसके ऊपर, उस टाइम पे जून मंथ के अंदर इसका भाव लगभग 600 के आसपास था। आज ये स्टॉक लगभग 2500 का हिट करके टारगेट अभी नीचे की तरफ आ गया है। तो नेट-नेट अच्छी परफॉर्मेंस है। क्या ये कंपनीज़ आगे और अच्छा ग्रो करेंगी? तो उसको समझने के लिए कुछ फंडामेंटल समझना ज़रूरी है। जैसे कि देखो बेसिक समझ लो आप, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा दूँगा कि हमारे प्लैनेट पे जो कचरा बढ़ रहा है, कचरा इज़ नॉट लाइक कि जो प्लास्टिक बढ़ रहा है, प्लास्टिक के साथ-साथ मेटल वेस्ट भी बढ़ रहा है। गाड़ियाँ स्क्रैप हो रही हैं, जो गाड़ियाँ पुरानी हो गई हैं, उनको स्क्रैप किया जा रहा है। सेम चीज़ इंडिया में ही नहीं, यूएस में हो रही है, नॉर्थ अमेरिका में हो रही है, प्लस अक्रॉस द ग्लोब हो रही है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या कोई भी अदर कंट्री हो, फ्रांस हो, यूरोप हो, हर जगह पे स्क्रैप बढ़ रहा है। गाड़ियों की जो वेस्टेज है वो बढ़ रही है, और गाड़ी तो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसे ना जाने कितने तरीके का मेटल है जो स्क्रैप किया जा रहा है। साथ के ही साथ लेड, इस कंपनी का जो बड़ा एक रेवेन्यू आता है वो लेड रिसाइक्लिंग से आता है। अगर आप इनकी प्रेज़ेंटेशन के अंदर आओगे, तो इस कंपनी के रेवेन्यू में आपको लेड का काफ़ी अच्छा एक योगदान दिखेगा, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी परसेंट देखो यहाँ पे आप Q1 के अंदर लेड की जो इनकी वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है। 17,000 मीट्रिक टन जो है सिर्फ लेड से आता है। बाकी उसके अलावा एल्यूमीनियम 13,000 है, उसके अलावा प्लास्टिक जो है और भी कम है। तो नेट-नेट सबसे ज़्यादा जो कंपनी यहाँ पर रिसाइकिल कर रही है, वो लेड कर रही है। उसके अलावा इनके बाकी सारे वर्टिकल्स भी हैं, जिसके अंदर कंपनी नए-नए वर्टिकल्स भी खोल रही है, जैसे कि एल्यूमीनियम प्लास्टिक तो है ही, पेपर में कंपनी एंटर कर रही है, टायर रिसाइक्लिंग के अंदर कंपनी एंटर कर रही है, और टायर रिसाइक्लिंग अपने आप में काफ़ी बड़ा मार्केट है, और उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छा एक पुश है। गवर्नमेंट कहती है ईपीआर, ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है? अगर आप इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में आओगे, तो यहाँ पे इसके बारे में बात हो रखी है। तो नेट-नेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इस इंडस्ट्री को, इसीलिए इस सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ग्रेविटा इंडिया की बात करें अगर, तो एक ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप काफ़ी अच्छी खासी बढ़ गई है। स्टॉक पीई कोई सस्ता नहीं है, 57 का स्टॉक का पीई है, लेकिन मार्केट ने काफ़ी अच्छा बूम दिया है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है। आप यहाँ देखोगे तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ जून मंथ के अंदर 29% की है, मार्जिन 10% है, जो कि स्टेबल है, लगभग बीच में 1-2 बार घटा है, लेकिन अब 10% पे है। ठीक-ठाक यहाँ कंपनी देख रहे हो, नेट प्रॉफिट कर रही है। आप अगर बैलेंस शीट देखोगे तो वो भी डिसेंट है, 824 करोड़ की यहाँ पे रिजर्व्स हैं, 548 करोड़ की यहाँ पे बोरिंग्स हैं। अब बोरिंग्स का रेड फ्लैग है, देखो बोरिंग्स कोई रेड फ्लैग यहाँ पे नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो पहली चीज़ ये है कि कंपनीज़, इस तरह की कंपनी जो बोरिंग लेती है, इनकी वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा होती है। इनको माल स्क्रैप उठाना पड़ता है, उसको ये लोग फिर वहाँ पे रिसाइकिल करते हैं। फिर जो उससे जो बनता है आउटपुट, उसको आगे सेल करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देख रहे हो आप, लगभग 296 करोड़ रुपए इन्होंने उठा रखा है मार्केट से, और यहाँ पे 249 लॉन्ग टर्म में है। और लॉन्ग टर्म वाली जो डेट है वो इनकी यहाँ पे आप देख रहे हो कैश एंड वर्किंग कैपिटल है, मतलब कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। और एक्सपेंशन क्या-क्या है वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको और बता दूँगा, बट इट्स नॉट अ बिग रेड फ्लैग, ये मैनेजेबल है। जो कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रही है लगभग 49 करोड़ के आसपास, या और आगे जो पे करेगी, वो इनके एबिट्डा जो नंबर है 284 का, उससे काफ़ी कम है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की बात करें, तो यहाँ पे प्रमोटर जो है 10% स्टेक लगभग अपना बेच चुका है, तो ये भी कोई इतना बड़ा रेड फ्लैग नहीं है। अब बोलोगे कोई रेड फ्लैग क्यों नहीं नज़र आता? देखो रेड फ्लैग इसीलिए नहीं है क्योंकि बुल रन चल रहा है, और बुल रन के अंदर काफ़ी सारे प्रमोटर्स अपना स्टेक यहाँ पे ऑफलोड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका भरोसा अपनी कंपनी पे चला गया है। प्रमोटर अभी भी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है 63% के साथ, और ये सिंपल साइकोलॉजी है। अगर आपके पास में किसी कंपनी का 73%, मान लो आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है या 1 करोड़ का है। अब 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में अगर आपने 73 लाख किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो 73 लाख अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए उस कंपनी में, और वो कंपनी अगर बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करोगे? थोड़ा बहुत पैसा निकालोगे ना उसमें से। सेम चीज़ यहाँ प्रमोटर ने करा है, 10% स्टेक यहाँ पे अपना 73 में से बेच दिया है, व्हिच इज़ फाइन। एफआई डीआई की अच्छी कन्विक्शन है। एफआई के पास 13% स्टेक है, इन्होंने अपना स्टेक काफ़ी अग्रेसिवली बढ़ाया है। डीआई के पास कुछ भी स्टेक नहीं था, लेकिन अब 2.61% का स्टेक आ गया है। पब्लिक का स्टेक यहाँ पे कंटीन्यूअसली आप देख रहे हो कम होता जा रहा है। तो ये पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं और आगे मैनेजमेंट खुद क्या बोल रहा है, ठीक है? वर्टिकल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ये सारे वर्टिकल है जिसको कंपनी रिसाइकिल करती है। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ प्रेजेंटेशन के अंदर आप देख लेना, ये इनका देखो बिज़नेसेस हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया, इनको यहाँ से अच्छा खासा बिज़नेस मिलता है। ये इनके पार्टनर्स हैं,
पार्टनर्स का मतलब ये होता है जो लोग इनको स्क्रैप देते हैं और जो लोग इनसे आउटपुट खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा बैटरी, अमर राजा बैटरी, ये लोग क्या करते हैं, इनको अपनी वेस्ट बैटरीज देते हैं जिसके अंदर ये कंपनी लेड निकालती है, प्लास्टिक अलग करती है, वो सारा स्क्रैप अलग अलग करती है और बाद में फिर उसको पूरा प्रोडक्ट जो आखिरी में बनता है, प्रोडक्ट कुछ ऐसे नजर आते हैं जिसके अंदर कस्टमाइज अलॉय ये है, ये लेड शीट्स है, लेड ब्रिक्स। आने वाले क्वार्टर्स के अंदर आपको यहाँ पेपर नजर आएगा क्योंकि पेपर की कैटेगरी भी कंपनी एंटर कर चुकी है, और आपको टायर नजर आएगा क्योंकि टायर भी कंपनी करेगी आगे रिसाइकिल, और साथ के साथ लिथियम आयन बैटरी का भी लोग प्लांट लगा रहे हैं। ये सब कैसे पता लगा? ऑफ कोर्स इन्होंने यहाँ बता रखा है, प्लस इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो कंपनी क्या बोलती है कि ड्यू टू स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस अंडर बीडब्ल्यूएमआर एंड ईपीआर। बीडब्ल्यूएमआर स्टैंड फॉर बैटरी वेस्ट एंड रिसाइकलिंग, ठीक है। ईपीआर स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जो प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो मैन्युफैक्चरर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एंड में उसको रिसाइकल भी करे। मतलब फॉर एग्जांपल बैटरी अगर प्रोड्यूसर बना रहा है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी बैटरी बनाई है उतनी ही बैटरी को रिसाइकिल भी करे, चाहे मार्केट से उठा के करे, चाहे अपने कस्टमर से वापस लेकर के करे, ठीक है, उसको खराब होने के बाद जो भी प्रोसीजर रहने वाला है। तो उसी की वजह से स्क्रैप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट यहाँ सपोर्ट कर रही है। इनका कहना है कि जो ग्रोथ डिपिक्ट करी जा रही है इस सेक्टर के अंदर 50% की वॉल्यूम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करी जा रही है। 50% की वॉल्यूम ग्रोथ काफी बड़ी एक वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे होती है। साथ के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो एमसीएक्स के अंदर एल्यूमिनियम अलॉय को लेकर के आएंगे। अगर एमसीएक्स में एल्यूमिनियम अलॉय आ गया तो ग्रेविटा को वहाँ पे हेज करने का एक अच्छा फायदा मिलेगा, ठीक है। अभी ये लोग हेज करते हैं लेकिन वो लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर करते हैं। साथ के साथ इनका जो पायलट प्रोजेक्ट है लिथियम आयन रिसाइकलिंग का, लिथियम आयन मतलब कि जो बैटरी रिसाइकलिंग होती है उसमें लिथियम लगता है, तो लिथियम आयन रिसाइकलिंग ये लोग करेंगे। और पहला टायर रिसाइकलिंग जो प्लांट है मुंद्रा में लगेगा। और टायर रिसाइकलिंग मुझे यहाँ पे काफी फैंसी इसलिए लगता है क्योंकि देखो टायर का भी जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। बहुत सारी गाड़ियां हैं, चाहे गाड़ी ईवी की हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, टायर रबड़ का ही होता है उसके अंदर। और रबड़ वाला टायर जब घिसता है, खराब होता है, तो कहाँ जाता है? वो रिसाइकलिंग के लिए जाता है। और रिसाइकलिंग के बाद ऑफकोर्स उससे चाहे आप दोबारा रबड़ बनाओ, दोबारा टायर बनाओ, वट एवर इट इज, बट नेट नेट स्क्रैप बढ़ रहा है। स्क्रैप बढ़ेगा तो रिसाइकलिंग बढ़ेगी, रिसाइकलिंग बढ़ेगी तो इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। और वो दोनों प्लांट जो है H1 FY26 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो FY26 कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, FY25 चल रहा है, ठीक है। FY26 नेक्स्ट ईयर होगा, और नेक्स्ट ईयर का मतलब कि ऑलमोस्ट 1 साल सवा साल के अंदर वो वाला प्लांट इनका शुरू हो जाएगा, विच इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन हेयर। प्लस जो पेपर रिसाइकलिंग प्लांट है, स्टील रिसाइकलिंग प्लांट है, वो FY27 तक शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे अपडेट की वजह से ही स्टॉक में अच्छी तेजी आपको देखने को मिल रही है। साथ के ही साथ मैनेजमेंट ने कुछ और चीजें भी बताई हैं, जैसे कि इनके शॉर्ट टर्म मिड टर्म के जो गोल्स हैं FY27 FY34 और 50 तक कंपनी कहीं ना कहीं उनके हिसाब से जितना भी इनके स्ट्रेटेजिक आइडियाज हैं, जितने भी इनके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, सब बिल्कुल रोड मैप के ऊपर चलते आ रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जो मैनेजमेंट ने बोली है वो ये है कि जो FY28 मतलब विजन 2028 तक इनका ये है कि जो इनका CAGR और वॉल्यूम बढ़ेगा 25 से बढ़ेगा, और जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो 35 से बढ़ेगा। क्या मतलब है इसका? मतलब कि यहाँ पर जो आप मैट्रिक टन का जो ये वॉल्यूम देख रहे हो कंपनी जो प्रोड्यूस करती है, कंपनी इस वॉल्यूम को बढ़ाएगी किससे? 25 मेट्रिक टन के साथ। ये जो कैपेसिटी है इसको 25 मेट्रिक टन के साथ कंपनी बढ़ाएगी, लेकिन जो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, जो प्रॉफिट आप यहाँ पर देखते हो नेट प्रॉफिट के अंदर, इस प्रॉफिट को कंपनी 35% से बढ़ाएगी। मतलब वॉल्यूम से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा प्रॉफिट। कैसे बढ़ेगा? देखो एक दो दो चीजें। पहली चीज इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, दूसरी चीज इनको बेटर मार्जिन मिलेंगे, ठीक है। बेटर मार्जिन के दो चीज होती है, या तो इनको मार्केट में भाव अच्छा मिले उसकी वजह से मिलेगा, या दूसरी चीज इनकी इंटरनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाए, उससे भी इनके जो मार्जिन है वो इंप्रूव होंगे। मार्जिन इंप्रूव होंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा। कैसे प्रॉफिट होगा? फॉर एग्जांपल मान लो 242 है, इसको 35% प्लस कर दो आप, उतना प्रॉफिट आएगा। फिर 35% प्लस कर दो, फिर 35% प्लस कर दो, नेट नेट कंपनी जो प्रॉफिट करने वाली है वो शानदार करने वाली है। ऐसा इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया। और ऑफ कोर्स वॉल्यूम ग्रोथ भी यहाँ पे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही बढ़ेगा, वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नेट नेट ऑफ कोर्स वो सब ड्रिल डाउन होकर नीचे की तरफ ही आएगा, मतलब बॉटम लाइन की तरफ ही आएगा यहाँ पर। और वो बढ़ने से कंपनी को वैल्यूएशन जो है ऑटोमेटिकली मार्केट ने काफी शानदार दे दिया है, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी ज़बरदस्त है। प्लस मार्जिन्स जो है कंपनी के वो लगभग स्टेबल रहने वाले हैं। बाकी अगर आप बात करोगे लिथियम आयन पे काफ़ी ज़्यादा बात हुई है कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि देखो लिथियम आयन जो है ना वो गो फॉरवर्ड स्क्रैप है। गो फॉरवर्ड स्क्रैप क्यों है? क्योंकि जैसे-जैसे आगे ईवी सेक्टर के अंदर गाड़ियाँ स्क्रैप आउट होती जाएँगी, वैसे-वैसे वो सारा का सारा वेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि देखो क्या है, लिथियम आयन पे एक तो ईवी की बैटरी चलेगी, दूसरी चीज़ लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, ठीक है? हर किसी के पास आजकल 2-2 3-3 4-4 लैपटॉप्स हैं, क्योंकि कोई पर्सनल यूज़ है, कोई प्रोफेशनल यूज़ है, ठीक है? फैमिली में किसी बच्चे के लिए यूज़ है। तो उसके चलते हुए
जो बैटरी का यूज़ है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये देखो इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बूम करने वाली है। 50% से वेस्ट आपको टायर इंडस्ट्री में दिखेगा, अगर आपको लिथियम आयन इंडस्ट्री में दिखेगा, तो वो आगे फ़ायदा करेगा। प्लस इनकी जो कैपेसिटी है, जैसे भी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो कैपेसिटी है वो 291,000 टन की है। FY 25 में 50,000 टन से अभी और इंक्रीज़ करेगी, जिसमें एल्यूमीनियम वगैरह के लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो नेट-नेट सारी चीज़ें इनकी पॉजिटिव जा रही हैं। अब आप बात करोगे कि नेट-नेट करना क्या है? तो देखो मेरा कहना यही है यहाँ पे स्टॉक को लेकर के कि स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। ठीक है? पीई जो है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक का बढ़ गया है, 60 के आस-पास आ गया है। क्या ये पीई यहाँ से और नहीं बढ़ सकता? तो देखो बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप पीयर कंपनीज़ को देखोगे तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया टीना रबड़ एक कंपनी है और टीना रबड़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 58 का पीई है इसका। और टीना रबड़ क्या करता है? टीना रबड़ टायर रिसाइक्लिंग करता है, ठीक है? टायर रिसाइक्लिंग के अंदर काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। इनका अगर आप भाव देखोगे स्टॉक का, तो ज़बरदस्त चला है ये स्टॉक, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसमें अच्छा पैसा बनाया है। काफ़ी स्टार्टिंग में मैंने इसको फाइंड किया था, तो काफ़ी लोगों के पास में ये स्टॉक है भी। नेट-नेट अगर मार्केट को देखोगे तो स्टॉक का पीई जो है ग्रेविटा का ठीक-ठाक बढ़ गया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू बनाते हो, तो मुझे लगता है कि आपके पास में अगर ये स्टॉक है तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो इनके कुछ न्यू प्लांट्स शुरू होने हैं, अभी तो लिथियम आयन शुरू होना है, अभी तो गवर्नमेंट की और रेगुलेशंस आनी बाकी हैं, प्लस कंपनी ने जो नंबर्स दिए हैं, वो काफ़ी सॉलिड दिए हैं। मैं कहता हूँ अगर स्टॉक यहाँ से अगर आप काफ़ी लोग सोचेंगे हमें न्यू एंट्री अगर इसके अंदर लेनी है, क्योंकि देखो फंडामेंटल सॉलिड है, इनके मार्जिन सॉलिड हैं, इनके प्रॉफिट्स आगे होते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लस जो रेड सी का इश्यू था वो सॉल्व हो गया है। रेड सी की वजह से स्टॉक जो है कहीं न कहीं गिर गया था और कहाँ गिरा था मैं दिखाता हूँ। स्टॉक कहीं यहाँ पे इस साल की शुरुआत में कहीं जनवरी या मार्च के आसपास स्टॉक कहीं यहाँ 740 के भाव पे आ गया था और काफ़ी लोगों ने बोला था कि कंपनी बेकार हो गई है, बेकार हो गई है, बेकार जनवरी में आई थिंक गिरा था और गिरते-गिरते यहाँ पर आया था और उसके बाद में स्टॉक में रन अप आ गया है। लेकिन किसी को अगर खरीदना है तो स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा-सा वेट करो, मुझे लगता है आपको ये 1900 के भाव तक मिल जाना चाहिए। ये जो भाव है 1900 का, इसके पहले खरीदने की कोई सेंस नहीं बनती क्योंकि काफ़ी तेज़ी से चल गया है। थोड़ा अगर 1900 के भाव पे अगर आपको मिल जाए तो आप यहाँ ले लेना, थोड़ा-सा और नीचे मिल जाए तो आप वहाँ की तरफ ले लेना। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को कि अपना रिस्क एनालिसिस ज़रूर कर लेना। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, मेरे कहने से मत खरीदना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर लेना। नो डाउट कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इनके कैपेक्स प्लान काफ़ी सॉलिड हैं, मैनेजमेंट समझदार है, मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल अगर आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि उनको अपने बिज़नेस का काफ़ी अच्छा आइडिया है, काफ़ी सॉलिड तरीके से वो लोग चला रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट का थोड़ा टेलविंड भी है। नेट-नेट स्टॉक अच्छा है लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा महँगा है, तो वैल्यूएशन सस्ता होने का थोड़ा इंतज़ार करो। अगर मार्केट में कोई भी हिकअप आता है, बाज़ार थोड़ा-सा गिरता है अगर, ये स्टॉक आपको 1900 के भाव पे मिले और उससे नीचे अगर ये 1700 के भाव पे मिल जाए, तो उन 1700 का भाव तो काफ़ी शानदार भाव रहने वाला है, अगर ये वहाँ से नीचे आ जाता है और परसेंटेज वाइज़ मैं आपको दिखा दूँ अगर, तो अपने टॉप से कहीं अगर ये करेक्शन 30% लगा दें यहाँ पर, 1750 या 1780 के आस-पास अगर आपको मिलता है, तब आप ले लेना। किसी को अगर इसको डाउनवर्ड एवरेज भी करना है, तो थोड़ा-सा सब्र करो, इसको एवरेज करने के लिए थोड़ा नीचे आएगा तभी करना। बाकी किसी ने अगर यहाँ कहीं इस वीक में खरीद लिया है, तो देखो ऑपरेटर ने आपको यहाँ फँसा दिया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ज़्यादा फँसे नहीं हो। हो सकता है स्टॉक थोड़ा-सा नीचे आए और साइडवेज़ जाए और उसके बाद दोबारा से चले, ठीक है? नो डाउट मार्केट का मोमेंटम काफ़ी सॉलिड है, मार्केट में सेंटिमेंट्स काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बाइंग अच्छी आ रही है। डीआई काफ़ी पैसा डाल रहे हैं, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स काफ़ी पैसा डाल रहे हैं। लेकिन स्टिल अगर थोड़ा-सा हिकअप आएगा तो बाज़ार थोड़ा-सा करेक्शन दे सकता है और उसके बाद में आप साइडवेज़ मूवमेंट के अंदर आप यहाँ पे इसको डाउनवर्ड एवरेज कर लेना। बाकी टेक्निकल्स में और कुछ देखने वाला है नहीं। इसके नीचे की 1700-1800 से नीचे की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आएगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल मुझे लगता है 1700 ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट यहाँ पे रहने वाला है और उसके ऊपर अगर किसी को देखना है, तो फर्स्ट लेवल जो होगा 1900 होगा, उसके नीचे 1700 होगा। नेट-नेट ये सारी चीज़ें हैं। कोई पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर वो आगे एक्सप्लेन कर दूँगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखें। इस तरह के एनालिसिस करने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी समझना पड़ता है चीज़ों को। तो आपके कमेंट से मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलेगा। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, तो आप मेरे चैनल पे सारी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप मेरे चैनल पे अगर 1 साल पुराना वीडियो भी देखेंगे, तो भी आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। मैं कहता हूँ अगर आप ये 15 महीने पुराना 20 मिनट का वीडियो भी देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कंपनी ने बहुत पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। फंडामेंटल्स को देखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें तभी समझ आ गई थी कि कंपनी का जो विज़न है, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का है। FY 27 तक का विज़न उन्होंने तब एक्सप्लेन किया हुआ था और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स कवर किए हुए हैं। आप इन पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। अगर कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपको डेफ़िनिटली एक अच्छी एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।